Hello friends, this is C.S. Kundan Kumar. Today I will take the class of Indian Contract Act Part 2. That is, what are the essentials of a valid contract? कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ता है और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या होना ज़रूरी होता है। बेसिक क्लास में हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन पढ़ा था और हमने देखा था कि बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या होना ज़रूरी होता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये जो है इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, उन चीज़ों को भी दिमाग में रखना है। बेसिकली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स इसेंशियल्स, ये खास करके एक ही साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन का आंसर है। पहले वाले जो बेसिक क्लास की बात करें हम, तो बेसिक क्लास के अकॉर्डिंग उसमें से 2-3 क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन द कंसीडरेशन एंड इट्स एक्सेप्शन, तो हमने बताया कि उसका क्लास हम लोग आगे लेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट का बेसिकली अभी तक हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा है। आज जो हमको पढ़ना है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या इसेंशियल्स है और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या वैलिड इसेंशियल्स है। तो इसमें जो सबसे पहली बात है, फर्स्ट जो है, ठीक है, फर्स्ट जो पॉइंट है, एटलीस्ट 2 persons, राइट, एटलीस्ट 2 persons required to make a contract, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। पहला इसेंशियल है, लाजमी है। अगर हम कॉमन लेमन की तरह बात करें तो भला ये पॉसिबल भी कैसे है कि अगर मान लो एक आदमी चाहे तो क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या? आंसर इज नो। कभी भी खुद से ही कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए हर कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। जैसे मान लो ए को अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है किसी व्यक्ति के साथ तो बी होना चाहिए, तभी दोनों लोग आपस में मिल करके कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कम से कम 2 होना चाहिए। मैक्सिमम कितना होना चाहिए? मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकता है। मैक्सिमम अनलिमिटेड लोगों के साथ एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन हाँ, कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कम से कम 2 लोग तो होना ही चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है, इसके बाद सेकेंड जो पॉइंट है वो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात करता है। दूसरा नंबर पॉइंट क्या कहता है? दूसरा जो पॉइंट है, ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड, ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बेसिक क्लास में हमने देखा था, बेसिक क्लास में हमने पढ़ा था कि जब तक ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं होगा, जब तक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं होगा तब तक प्रॉमिस नहीं हो सकता है, राइट, तब तक प्रॉमिस नहीं हो सकता है। और एक एग्रीमेंट होने के लिए प्रॉमिस और कंसीडरेशन होना जरूरी था। इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि ऑफर के साथ साथ एक्सेप्टेंस का होना भी जरूरी है। जब ये दोनों होंगे तभी जा करके वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन से ही आप लोगों को क्लियर होगा कि हर कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों होना जरूरी है। केवल हम ऑफर किसी को दे रहे हैं और अगर ऑफर को स्वीकार नहीं किया जाए, एक्सेप्ट नहीं किया जाए, तो लाजमी है कभी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है, क्योंकि वो प्रॉमिस ही नहीं हुआ। प्रॉमिस नहीं हुआ तो एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, और एग्रीमेंट नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट होने की बात ही नहीं हो सकती है। तो दूसरा पॉइंट है ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड, दैट मीन्स ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना भी एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, तीसरा, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है। थर्ड पॉइंट कहता है इंटेंशन टू क्रिएट, ओके, इंटेंशन टू क्रिएट, थर्ड, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, राइट, लीगल रिलेशन। इंटेंशन टू क्रिएट क्या है? लीगल रिलेशन। आपका इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशन क्रिएट करना। लीगल हमने पढ़ा था कि किसी सोशल पर्पस के लिए, किसी डोमेस्टिक पर्पस के लिए, किसी पॉलिटिकल पर्पस के लिए
कोई एग्रीमेंट अगर किया जाता है तो इन सारे एग्रीमेंट की इन्फोर्सेबिलिटी नहीं होती है। इसलिए इस तरह के एग्रीमेंट को हम कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते हैं और वो कभी कॉन्ट्रैक्ट होगा भी नहीं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, राइट। लीगल रिलेशन क्रिएट करना इंटेंशन होना चाहिए, यानी कि जब भी हम किसी के साथ एग्रीमेंट करेंगे तो सोशल रिलेशन नहीं होना चाहिए, डोमेस्टिक रिलेशन नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल रिलेशन नहीं होना चाहिए। दैट इज द थर्ड पॉइंट, राइट। ये इसेंशियल पढ़ रहे हैं हम कि एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या इसेंशियल होना जरूरी है, किन किन चीज़ों को हमको ध्यान रखना जरूरी होता है, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चौथा नंबर जो पॉइंट है, चौथा नंबर जो पॉइंट है वो है फ्री कंसेंट, राइट। फ्री कंसेंट, अच्छा, फ्री कंसेंट, ठीक है। जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो पार्टी भी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी बोलता है कि उनका कंसेंट फ्री होना चाहिए, फ्रीली होना चाहिए। मतलब ये है कि जब हम किसी व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका कंसेंट फ्री होना चाहिए, ठीक है। फ्री कंसेंट को सेक्शन एक्चुअली 14 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 13 में कंसेंट को डिफाइन किया है, सेक्शन 13 में कंसेंट को डिफाइन किया गया है और फ्री कंसेंट को सेक्शन 14 में डिफाइन किया गया है। देखिए, कंसेंट का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक लोगों का मत किसी पार्टिकुलर चीज को लेकर के एक जैसा हो जाए, ओके, व्हेन टू और मोर पर्सन एग्रीड ऑन सेम थिंग इन अ सेम सेंस। गौर से सुनिएगा, व्हेन टू और मोर पर्सन एग्रीड ऑन सेम थिंग इन अ सेम सेंस, इट्स नोन एज कंसेंट। जब दो या दो से अधिक लोग किसी एक ही चीज को लेकर के एक तरह का मत अगर रखते हैं तो उसको कंसेंट कहा जाता है। और फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि वो जो सहमति है उसके पीछे कोई दबाव नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मतलब ये है, मैं किसी व्यक्ति का, मान लो कोई एक पर्सन है, पार्टिकुलर पर्सन, उनकी कार मुझे पसंद है, उनकी कार को मैं खरीदना चाहता हूँ, तो खरीदना मैं चाहता हूँ तो क्या मैं उनसे जबरदस्ती उनकी कार खरीद सकता हूँ क्या? आंसर इज नो। तो जब भी मैं उनकी कार खरीदना चाहता हूँ तो हो सकता है कि मैं अपना ऑफर उनको दूंगा कि मैं आपकी कार को खरीदना चाहता हूँ। अगर वो अपने स्वेच्छा से अपनी कार को बेचते हैं, अपनी मर्जी से बेचते हैं, तो हम इसको फ्री कंसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री कंसेंट कहते हैं। लेकिन अगर हम जोर जबरदस्ती करें, ठीक है, अगर हम जोर जबरदस्ती करें कि नहीं आपकी कार हमें बेचना ही पड़ेगा, ठीक है, आपको अपनी कार मुझे बेचना ही पड़ेगा, तो इसे फ्री कंसेंट नहीं कहा जाएगा। मतलब सामने वाला जो पार्टी है जिसकी कार है, हो सकता है कि मेरी बातों के दबाव में आकर के वो सहमत हो जाए, अपनी कंसेंट दे दे, क्योंकि मैं उसको धमका रहा हूँ, मैं धमकी दे रहा हूँ कि अगर तुम अपनी कार हमें नहीं बेचोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो कहने का मतलब है वो व्यक्ति, सामने वाला पर्सन दबाव में आकर के अपनी कार बेचने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन क्या उसका एक कंसेंट फ्री कंसेंट है क्या? आंसर इज नो। ये फ्री कंसेंट नहीं है। यानी कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हमको ध्यान रखना है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट से होना चाहिए। कोई जोर जबरदस्ती किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। और अगर यहीं से एक और चीज निकल के आता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, यानी कि अगर उसने कंसेंट फ्रीली नहीं दिया है, ठीक है, तो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आगे हम इन चीज़ों को, जब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे कि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। कंसेंट और फ्री कंसेंट को भी हम और बृहद तरीके से पढ़ेंगे। फिलहाल हमको इतना पढ़ना है कि हर कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए फ्री कंसेंट होना जरूरी है। और फ्री कंसेंट का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट को करवाने के लिए किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। वो जो भी सामने वाला व्यक्ति है वो अपने स्वेच्छा से कॉन्ट्रैक्ट करे, अपने मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, 5वां नंबर जो पॉइंट है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस। क्या है? पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस।
पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस। जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उससे पहले, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले आपके दिमाग में ये बात भी होना जरूरी है कि हम जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो पर्पस फुलफिल होने लायक है। कोई भी ऐसे काम के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं जो होने ही लायक नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक डेड बॉडी है, मरा हुआ एक व्यक्ति है, राइट। उस मरे हुए व्यक्ति को एक डॉक्टर ने देखा और डॉक्टर साहब का कहना है कि आप इनको मेरे हॉस्पिटल में लेके चलिए, राइट, मेरे हॉस्पिटल में इनको एडमिट कीजिए, मैं इनको जिंदा कर दूंगा। अब एक बात बताओ, कहीं से क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल चीज है? आंसर इज नो। तो इस तरह के चीजों को करने के लिए भले ही हम रिटन में एग्रीमेंट कर ले, कॉन्ट्रैक्ट कर ले, लेकिन इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट का कोई वजूद नहीं है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैलिडिटी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जिस दिन आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसी दिन इसकी कोई वैलिडिटी नहीं थी, क्योंकि ये कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल था ही नहीं। तो जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उससे पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है कि ये काम होने लायक है या नहीं है, ये काम होने लायक है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आज के सीन में अगर मैं बात करूं, अभी तक कोरोना के लिए कोई ऐसा वैक्सीन नहीं आया, राइट। अब मान लो कि कोई व्यक्ति हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि हम आपको 5 दिन के अंदर कोरोना का वैक्सीन हम आपको उपलब्ध करा देंगे, राइट। हमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया, बट अगेन क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि आज के परिप्रेक्ष्य में 5 दिन में हमको वैक्सीन उपलब्ध करा देगा? आंसर इज नो। तो कहने का मतलब है जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपको अवेयर होना चाहिए इन चीज़ों के रिगार्डिंग कि ये काम होने लायक है कि नहीं है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस, है ना। एक गाना है इसमें बड़ा अच्छा है, इसको याद करने का तरीका कि वो बन जा तू मेरी रानी मैं तेनू महल दिवा दूंगा, ऐसे करके जो गाना है। तो महल दिलवाने से पहले आपको पहले अपने महल में रहना पड़ेगा, राइट। महल का सपना अगर हम किसी और के लिए देख रहे हैं तो पहले हमें महल में रहना पड़ेगा, राइट। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि हम खुद कहीं झुग्गी झोपड़ी में अपना गुजर बसर करते हैं और हम किसी और को क्या करते हैं, महल का सपना दिखाते हैं। ये कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा शायद। इसलिए जब भी हम किसी काम को करते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं, करने से पहले इन चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी है कि ये काम होने लायक है या नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट, ठीक है। मतलब जो भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू इंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 6 नंबर, पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू इंटर into the contract, enter into the contract। पर्सन कॉम्पिटेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉम्पिटेंट होना चाहिए। जो भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हम जिसके साथ भी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि वो पर्सन कॉम्पिटेंट होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, राइट। इस योग्य को डिफाइन कैसे किया गया? कॉम्पिटेंसी को डिफाइन कैसे किया गया? कॉम्पिटेंसी को निगेटिवली डिफाइन किया गया है। निगेटिवली डिफाइन करने से मतलब ये है कि इन्होंने कॉम्पिटेंट पर्सन को डिफाइन नहीं किया है। इन्होंने बताया कि कुछ लोग हैं जो इनकॉम्पिटेंट है, राइट, यानी कि जो कॉम्पिटेंट नहीं है। तो जो कॉम्पिटेंट नहीं है उनको छोड़ करके बाकी लोग क्या हो जाएंगे? कॉम्पिटेंट हो जाएंगे। तो कौन कौन लोग हैं जो कॉम्पिटेंट नहीं माना गया कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जिनको कॉम्पिटेंट नहीं माना गया? बोला इन्होंने माइनर, ठीक है, इंसॉल्वेंट, अनसाउंड पर्सन एंड डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ, द पर्सन हु डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ। अब क्या है इसका मतलब, थोड़ा देखना है कि इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉम्पिटेंट नहीं माना गया है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। जो माइनर होगा उसके साथ अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक 10 साल का बच्चा अपने हाथ में मोबाइल लिए हुए जा रहा था। मैंने उसको 2000 रुपया दिया, बोला कि बाबू मुझे तुम मोबाइल फ़ोन दे दो। उसने 2000 रुपया लेकर के मोबाइल फ़ोन दे दिया। क्या इस बाइंग और सेलिंग को, ये जो बाइंग और सेलिंग हुआ माइनर के बीच में और मेरे बीच में, क्या इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? आंसर इज नो। बिकॉज
माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट पर्सन, माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट। एक मोहिनी बीवी वर्सेस धर्मोदास केस है जिसमें इस तरह के मैटर को डिसाइड किया गया था, बताया गया था कि माइनर के द्वारा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है। इंसॉल्वेंट पर्सन, इंसॉल्वेंट का मतलब द पर्सन हु अनेबल टू मेक हिज डेट, यानी कि जो अपनी उधारी को चुकाने में असमर्थ होता है, यानी कि जिसके बैलेंस शीट में लायबिलिटी ज़्यादा होता है, असेट्स कम होता है, उसी को हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। तो एक बात बताओ, जिसकी लायबिलिटी ऑलरेडी ज़्यादा है, असेट्स कम है, राइट, यानी कि जितनी लायबिलिटी है वो चुका ही नहीं पा रहा है, तो फिर हम कैसे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? तो एक इंसॉल्वेंट व्यक्ति के साथ भी हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अनसाउंड पर्सन, जो दिमागी रूप से पागल है, ठीक है, जो दिमागी रूप से पागल है। इवन एक ड्रंकन पर्सन को भी अनसाउंड माना जाता है, यानी कि शराब पीने की अवस्था में इंसान के साथ अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है, राइट। तो कहने का मतलब है कि पागल के साथ भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, किसी ड्रंकन पर्सन के साथ नहीं कर सकते हैं। इडियट, जो जन्म से, है ना, जिसकी जन्म से दिमागी अवस्था अच्छी नहीं है, उसके साथ हम नहीं कर सकते हैं। जो मान लो फिजिकली डिसेबल्ड हो या मेडिकल ट्रीटमेंट जिसका चल रहा हो, दिमागी रूप से मतलब वो सही अवस्था में नहीं है, इस तरह के लोगों के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे भी तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैलिडिटी नहीं होती है। डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ, भारत में बहुत तरह के कानून बनाए गए हैं, राइट, और हर कानून को लागू कराने का अपना अपना तरीका है, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी भी लॉ में डिस्क्वालीफाइड किया जाता है, जैसे अगर हम कंपनी लॉ की बात करें तो कंपनी का संचालन जनरली डायरेक्टर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो मान लो अगर किसी कंपनी को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट न किया गया, प्रॉपर तरीके से नहीं चलाया गया, ठीक है, डायरेक्टर्स ने अपने ड्यूटीज को प्रॉपर तरीके से नहीं निभाया, ठीक है, तो ऐसे केस में डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है, ठीक है, डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी लॉ में डिस्क्वालीफाइड है, किसी भी लॉ में डिस्क्वालीफाइड है, तो उस तरह के व्यक्ति के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि हम जिसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो सामने वाला व्यक्ति क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो मैट्रिमोनियल जो आता है ना, सुयोग्य वर एंड वधू, यानी कि शादी विवाह के मैटर की मैं बात करूं तो अगर मैं वर पक्ष की बात करूं तो उनको सुयोग्य वधू चाहिए, और मैं वधू पक्ष की बात करूं, ठीक है, यानी कि कन्या पक्ष की बात करूं तो उनको सुयोग्य वर चाहिए, राइट। मतलब है कि सुयोग्य चाहिए, योग्य चाहिए, राइट। इन अ सेम वे फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, आदमी कैसा चाहिए, कॉम्पिटेंट चाहिए, योग्य चाहिए। योग्य कौन होगा, जो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी कि माइनर योग्य नहीं माना जाएगा, इंसॉल्वेंट योग्य नहीं माना जाएगा, अनसाउंड को योग्य नहीं मानेंगे, और अगर कोई पर्सन डिस्क्वालीफाइड है किसी लॉ में, उसको भी हम योग्य नहीं मानेंगे। छठा नंबर पॉइंट था। सातवां नंबर पॉइंट इसका क्या कहता है, ठीक है, सातवां नंबर पॉइंट कहता है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। क्या कहता है, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। देखिए 7 नंबर पॉइंट, सातवां नंबर पॉइंट क्या कहता है, लॉफुल ऑब्जेक्ट। सेवन नंबर जो पॉइंट है वो कहता है लॉफुल ऑब्जेक्ट्स एंड कंसिडरेशन। हमने ऊपर ही पढ़ा था कि जब तक प्रॉमिस और कंसिडरेशन नहीं होगा तब तक एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। जब तक प्रॉमिस और कंसिडरेशन नहीं होगा तब तक तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता है, और जब एग्रीमेंट नहीं हुआ तो हम कॉन्ट्रैक्ट की बात ही नहीं कर सकते। एक चीज इन्होंने लिखा है कि लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट, इसका क्या मतलब है? लॉफुल ऑब्जेक्ट से मतलब ये है, लॉफुल ऑब्जेक्ट से मतलब ये है कि हम जिस पर्पस के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, वो पर्पस लॉफुल होना चाहिए, लीगली वैलिड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने बी के साथ, मान लो ए ने बी के साथ एक एग्रीमेंट किया, क्या किया, एक एग्रीमेंट किया, क्या एग्रीमेंट किया, ए ने बी को कहा, ए सेज टू बी कि तुम क्या करो, सी का मर्डर कर दो, सी का मर्डर कर दो, ठीक है। क्या मिलेगा, ए ने बी को कहा, ए सेज टू बी, राइट, सेज टू बी, ठीक है,
मर्डर, सी का मर्डर कर दो, राइट। अच्छा, इसके लिए ए क्या करेगा, ए पे करेगा 10 लाख रुपया पे करेगा, 10 लाख की सुपारी देगा। अच्छा, ये सब एग्रीमेंट हो गया, बी ने सी का मर्डर कर दिया, सी की मृत्यु हो गई। जब सी का मर्डर हो गया तो बी ए से पैसा मांगने आया कि मेरा पैसा दो। अब ए डिनाई कर दिया, ये क्या हुआ, डिनाई कर दिया कि हम पैसा नहीं देंगे। ए ने डिनाई कर दिया कि पैसा नहीं देंगे। तो बी का कहना है कि तूने एग्रीमेंट किया था, हम सूट फाइल करेंगे, सूट फाइल करेंगे। क्या इस तरह का सूट फाइल कर सकता है बी? आंसर इज नो। अगर ये सूट फाइल करने जाएगा तो सबसे पहले बी को ही अरेस्ट किया जाएगा, बिकॉज ये जो एग्रीमेंट किया गया था, इस एग्रीमेंट की कोई भी लीगल वैलिडिटी नहीं थी, कोई भी इसका लीगल ऑब्जेक्ट नहीं था। तो जब भी हम कोई एग्रीमेंट करते हैं, किसी के साथ भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इंडिया में बहुत तरह के कानून बनाए गए हैं। आपको उन तमाम सारे कानूनों का ध्यान में रख करके ही एग्रीमेंट बनाया जाना चाहिए, और उस तभी जाकर के वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। अगर हम कानून की अनदेखी करते हैं या कानून से बाहर जाके बात करते हैं, तो कभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो ये 7वां इसेंशियल था, ये कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए उसके ऑब्जेक्ट होने चाहिए लीगल, और उसके साथ उसका कंसिडरेशन भी क्या होना चाहिए, लीगल कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन का मीनिंग हमने पढ़ा था समथिंग रिसीव्ड इन रिटर्न, राइट। लेकिन समथिंग जो भी मैं रिटर्न होने की बात कर रहा हूँ वो लीगल होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम मान लो कि जो बंदूक होते हैं, जो गोला बारूद होते हैं, राइट, जैसे मान लो गन है, तो अगर मैं एक गन खरीदना चाहता हूँ तो इसके लिए प्रोसेस है कि सबसे पहले मुझे उसके लाइसेंस के लिए मुझे अप्लाई करना पड़ता है, और लाइसेंस मिल जाने के बाद जो भी गवर्नमेंट की एजेंसी है जहाँ पे वो गन बेचे जाते हैं, वहाँ से जाकर के मैं गन खरीद के ला सकता हूँ। लेकिन क्या मैं अवैध तरीके से गलत तरीके से, यानी कि जो लोग अथोराइज नहीं है गन बेचने के लिए, क्या मैं उनके द्वारा गन खरीद सकता हूँ? क्या बिना लाइसेंस लिए हुए क्या मैं गन खरीद सकता हूँ? क्या आंसर इज नो। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो हमें समथिंग रिसीव्ड इन रिटर्न, मेरे पास कुछ तो आया है, गन आया है, लेकिन लीगल कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। बाइक, अगर चोरी की बाइक है, मान लो कोई चोरी करके बाइक लाया, चोरी करके कार लाया, हमसे बेच रहा है, वो बोल रहा है कि आप खरीद लो इसको, राइट। 1 लाख की बाइक है, वो 10,000 में बेचने के लिए तैयार है। 10 लाख की कार है, वो 1 लाख में बेचने के लिए तैयार है, चोरी की कार है, राइट। अगर इस तरह का काम मैं करता हूँ, ठीक है, और इस तरह का मैं बाइंग करता हूँ, तो क्या अगेन इस तरह के एग्रीमेंट और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट क्या वैलिड माने जाएंगे? आंसर इज नो। तो जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करें, उसका लॉफुल ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, और उसके साथ उसका कंसिडरेशन भी लीगल होना जरूरी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ठीक है, वो कहता है कि सर्टेनिटी ऑफ थिंग्स, ठीक है, देखना क्या कहता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है सर्टेनिटी ऑफ थिंग्स। सर्टेनिटी, जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हमें सर्टेन होना, निश्चित होना जरूरी है कि हम किन चीजों के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सर्टेनिटी ऑफ थिंग्स, इसका क्या मतलब है देखिएगा। 8 नंबर पॉइंट, सर्टेनिटी ऑफ थिंग्स। सर्टेन होना, निश्चित होना। सपोज करो कि एक कार नंबर 1 है और एक कार नंबर 2 है, और दोनों ब्लैक कार है। अच्छा, इसका जो मालिक है एक्स है, ओके। वाई जो है एक बायर है जो कार खरीदना चाहता है। वाई जो है एक बायर है जो कार खरीदना चाहता है। अब यहाँ पे दोनों जो कार है, दोनों ब्लैक है, राइट। अब इन एक्स और वाई के बीच में जो डील हो रहा है, ये लोग कार सामने लगी हुई है, और ये लोग कार से 50 मीटर 100 मीटर दूर बैठ करके कार को बेचने और खरीदने की बात कर रहे हैं। यानी कि डील करते समय, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, जब डील हो रहा था, उस समय इन लोगों ने क्लियर नहीं किया, बायर और सेलर ने क्लियर नहीं कर पाया कि कार फर्स्ट बेचना है कि कार सेकेंड बेचना है। एडवांस पैसा दे दिया गया बायर के द्वारा, सेलर ने एडवांस ले भी लिया, ठीक है।
कॉन्ट्रैक्ट बस ये हुआ कि इसमें से एक कार बेचना है, राइट, एक कार इसमें से बेचनी है, लाजमी है अकॉर्डिंग टू द मॉडल, अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ परचेजिंग। क्या हो सकता है, कार के दाम अलग अलग हो सकते हैं, कार के कंडीशंस के अकॉर्डिंग दाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दूर से देखने पे दोनों कार एक जैसी लग रही थी और डील हो गया। लेकिन अब जिस दिन एक कार की डिलीवरी करनी थी, अब उस दिन डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया। बायर का कहना था कि जो अच्छी वाली कार है मैंने उसके लिए पैसा दिया था, सेलर का कहना है कि जो पुरानी वाली कार थी मैंने उसके लिए बात किया था। तो कहने का मतलब है कि जब भी आप किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, सर्टेनिटी ऑफ थिंग्स का होना जरूरी है। ओके, सर्टेनिटी ऑफ थिंग्स का होना जरूरी है। इसको कंसेंसस एंड आइडम कहा जाता है, कंसेंसस एंड आइडम कहा जाता है, यानी कि जो भी मेरे माइंड में बात है ना, जो भी मेरे माइंड में बात है उस चीज़ों को क्लियर करना जरूरी है, ताकि कल के दिन में ए डिस्प्यूट का कारण न बने। सर्टेनिटी ऑफ थिंग, राइट। नेक्स्ट जो है, ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें 9वां नंबर पॉइंट, एग्रीमेंट शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज वाइड, कि कोई भी एग्रीमेंट वाइड नहीं होना चाहिए।